ऐसे लाइव है हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मामला ये है कि हमने ये देखा। हम हैकेथॉन जीरो में जनरल एजेंट्स बना रहे थे और बना रहे हैं। इस पे सब लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने बना लिए हैं, बहुत से लोग बना रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये था कि ये जनरल एजेंट से कस्टम एजेंट पे कैसे जाया जाए और इसका क्या प्रोसेस होगा और ये कैसे बनाएंगे, ये ट्रांजिशन कैसे होगा। अच्छा, मैं ये काफ़ी सोचता रहा था कि ये कैसे होगा। अच्छा, फिर हमने चैप्टर वन लिखा किताब का, जुनेद ने। उसमें वो इसको फेज वन और फेज टू कह रहा था। फेज वन और फेज टू। तो मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, इसलिए मैंने कैमरा बंद किया हुआ है। रजाई से निकलने का दिल नहीं चाह रहा। तो अच्छा, तो इसका फेज वन था और फेज टू था। तो उससे ये जाहिर होता था, ये पार्ट वन और पार्ट टू से, कि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। वानिया, इस पे रोशनी डालें कि ये क्या प्रोसेस है। जी। अच्छा, पहले जब हम बात करते थे तो हमने ये देखा था कि हमारे पास फेज वन में जैसे अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं जनरल एजेंट्स मौजूद थे, जो कि हमने काफी सारे हैकाथॉन में यूज भी किया था, जिसकी हमने बात की थी क्लाउड कोड की। अब ये जनरल एजेंट्स तो मार्केट में आ रहे थे। हमने कहा कि हम दो तरह के एजेंट्स बना रहे होंगे। सबसे पहले तो जनरल एजेंट्स के थ्रू बना रहे होंगे, जो कि हमने हैकाथॉन्स में भी करके भी देखा था। और एक हम कस्टम एजेंट्स बना रहे होंगे, जो कि हम किसी फ्रेमवर्क को यूज कर रहे होंगे। अभी के लिए हमने देखा कि हम ओपन ए एजेंट एसडीके को यूज कर रहे होंगे। अच्छा, दोनों की जो नीश मार्केट है वो इस तरह से डिफरेंट आ जाती है कि जो जनरल एजेंट के केस में जो यूजर होता है वो बेसिकली डेवलपर होता है। अब डेवलपर जो है वो जनरल एजेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, और फिर उसने जो भी चीज बनानी होती है तो उसका एक तरह से प्रोटोटाइप डेवलप करता है और उसको रन करके अपने पास चेक कर रहा होता है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये था कि अगर कोई आपके पास नॉन टेक्निकल बंदा है तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा उस सोल्यूशन के साथ जो हम देना चाह रहे हैं, यूजर को ऑटोमेशन का जो प्रोसेस देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम जनरल एजेंट को यूज करते हुए होना ये चाहिए कि हम ट्रांजिशन करें जनरल एजेंट से कस्टम एजेंट पर। कस्टम एजेंट का ये है कि आपके पास एक डिप्लॉयड सॉल्यूशन मौजूद है। यूजर आएगा, चाहे वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है, वो उससे इंटरेक्ट करेगा और जो भी उसकी बेनिफिट्स हैं वो ले रहा होगा उस अपने कस्टम एजेंट से। अब यहाँ पर एक चीज बहुत जरूरी थी हमारे लिए भी और हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए भी, कि हमने अभी जनरल एजेंट और जो कस्टम एजेंट्स हैं उन दोनों को दो डिफरेंट पार्ट बताए हुए हैं कि हम किस सिनेरियो के लिए जनरल एजेंट को यूज कर रहे होंगे और किस सिनेरियो के लिए कस्टम एजेंट को यूज कर रहे होंगे। तो अभी हमने ट्रांजिशन इस तरह से किया है कि हमने ये कहा कि सबसे पहली चीज कि जब हम जनरल एजेंट को यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे तो वो इस तरह से होगा कि जो भी हमने चीज बनानी है उसका सबसे पहले प्रोटोटाइप जो हम डेवलप कर रहे होंगे वो जनरल एजेंट के थ्रू डेवलप कर रहे होंगे। तो पहले स्टेप के अंदर जो प्रोटोटाइपिंग का फेज था वो हमने जनरल एजेंट के थ्रू अचीव कर लिया। देन हम जनरल एजेंट को यूज करते हुए ही हमने जो है वो कस्टम एजेंट की ट्रांजिशन की तरफ भी गए, और उसकी जितनी भी डिप्लॉयमेंट का फेज था और जितना भी हमने किया वो हम जनरल एजेंट के थ्रू ही कर रहे हैं। लेकिन हम ट्रांजिशन अब किसके ऊपर कर रहे होंगे, हम कस्टम एजेंट के ऊपर कर रहे होंगे, या उसका जो हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कर रहे होंगे। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था कि हमारी जो ऑडियंस है वो भी दोनों के केस में डिफरेंट आ जाएगी, और हम किस तरह से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहे होंगे rather देन कंसिडरिंग बोथ अ सेपरेट पाथ। जी सर। अच्छा जुनेद, जरा सा बुक का वो चैप्टर खोलो, चैप्टर वन। इसके सेक्शन वन पार्ट टू में ये मेच्योरिटी मॉडल डिस्कस है।
जी सर। ये नहीं, नीचे आइए, इसका पार्ट सेक्शन 2 जो है। एजेंट मेच्योरिटी मॉडल। अच्छा, सबसे पहले जरा सा जुनेद भाई, लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि ये क्लास नहीं है, जरा सा इन दोनों में फर्क बता दें, जनरल एजेंट और कस्टम एजेंट में, और ये एजेंट मेच्योरिटी मॉडल क्या कहते हैं। जी। अच्छा, जब हम जनरल एजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्री बिल्ट एजेंट मौजूद है। और वो जनरल क्यों है? क्योंकि वो हर डोमेन के अंदर काम कर रहा होता है। इसके अभी के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास क्लाउड कोड है, जिसको हम अपने पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। साथ में हमारे सामने जो बुक है, हम उसके लिए भी उसको अपने पास यूज़ कर रहे हैं। जब हम कस्टम एजेंट की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टास्क है। जैसे कस्टमर मैनेजमेंट का टास्क हो सकता है, या बुक के लेसन को प्लान करने का टास्क हो सकता है। तो और उसके अराउंड हम अपने उस टास्क या प्रॉब्लम या गोल के अराउंड डिज़ाइन करें अपने कंप्लीट एजेंट को और एजेंट की हार्नेस को। तो उसको हम अपने पास कह रहे होते हैं कस्टम एजेंट। जब हम अपने पास एजेंट मेच्योरिटी मॉडल की बात कर रहे हैं ना, तो हम अपने पास इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं कि कस्टम एजेंट हमें बनाने किस तरह से हैं, और कस्टम एजेंट बनाते हुए जनरल एजेंट का वहाँ पे रोल क्या होगा। तो हम अपने पास जनरल एजेंट को यूज़ कर रहे होंगे, और उसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट इंक्यूबेशन प्रोसेस है जहाँ पे हम डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे होंगे और जनरल एजेंट के थ्रू अपने कस्टम एजेंट्स को डिज़ाइन कर रहे होंगे। जी सर। तो ये मेच्योरिटी मॉडल क्या हुआ। हाँ जी। अच्छा, जब हम मैच्योरिटी मॉडल की बात कर रहे होते हैं ना, तो जब हम किसी भी चीज़ को मैच्योर करने की बात करते हैं, तो एकदम से मैच्योर नहीं होती, उसकी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। हम स्टेज 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक छोटा सा अगर कोई स्टूडेंट की बात करें, तो उसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्लास 1 से। और वो मैच्योर या ग्रेजुएट कहाँ पे आके हो रहा है? जब अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे हम जनरल एजेंट को यूज़ करते हुए अपने जो कस्टम एजेंट बनाना है उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे पहले तो ये समझना है कि अच्छा भाई, प्लानिंग किस तरह से करनी है, जो रिक्वायरमेंट्स है उनमें कौन कौन से टूल वहाँ पे यूज़ हो रहे होंगे। फिर वहाँ पे जो चीज़ बनानी है उसको स्टेप बाय स्टेप हम अपने पास प्लान करके बना रहे होंगे। तो यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने पास मैच्योर कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जनरल एजेंट है, उसको आगे प्रॉम्प्ट दिया और वहाँ से आगे मैन्युफैक्चर होकर कस्टम एजेंट आ गया। बल्कि उसका एक पूरा इंक्यूबेशन का प्रोसेस होगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम मैच्योर कर रहे होंगे अपने कस्टम एजेंट को। जबरदस्त। जी। किसी को कोई सवाल इस मौजू पे? सवाल है तो हाथ खड़ा करें। जी सर, मैं अनम्यूट कर लो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वालेकुम सर, सलाम। मेरा सवाल ये है कि जो कस्टम एजेंट होता है इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि जो जनरल एजेंट है उसी को हम प्रॉम्प्ट्स दे के, जैसे हम स्पेक किट में करते हैं। अगर हमने जनरल एजेंट के लिए कुछ फाइलें बना दी जिसको हमने एक एजेंट को हमने ये बता दिया कि जब भी कोई इनपुट आएगी आपने इन फाइल्स को यूज़ करना है और उसके बाद आपका आउटपुट आना चाहिए, और उन फाइल्स के अंदर हम अपने मतलब की इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो ये हमारा कस्टम एजेंट हो जाएगा। जुनेद भाई। यार एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करना, मुझे समझ में आया। आप ये कह रहे हो कि आपके पास जनरल एजेंट था, आपने उसको ला के अपनी फाइल या रिक्वायरमेंट की प्रोवाइड की, और उसको बोला कि इनकी बेस के ऊपर मुझे कस्टम एजेंट बना दो। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जो ये समझा हूँ कि आपने अभी जो बताया ना कि कस्टम एजेंट बनाने का तरीका ये है कि हम अपने जनरल एजेंट को इंस्ट्रक्शन के थ्रू ऐसा ट्रेन कर देते हैं कि वो हमारे मतलब का एक स्पेसिफिक टॉपिक के मुताबिक ही काम करता है हमेशा, जब भी हम उसको इनपुट देते हैं कोई। तो अब उन इंस्ट्रक्शन की मौजूदगी में जब भी वो जनरल एजेंट काम करेगा तो वो हमारे लिए कस्टम एजेंट ही होगा। अच्छा नहीं, कॉन्सेप्ट इससे डिफरेंट है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेरे पास जनरल एजेंट मौजूद है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं क्लाउड कोड, उसका हम सब लोगों को यहाँ पे पता है। अब क्लाउड कोड मेरे पास मौजूद है, और फोर्स वॉज मेरे पास एक कंपनी आ गई फाइनेंस की या इंश्योरेंस की, और उन्होंने एक स्पेसिफिक प्रोसेस था जिनको उन्होंने आके बोला कि हम इसके लिए अपने पास एक कस्टम एफटी बनाना चाहते हैं, या एआई एम्प्लॉय जो इस एक रोल को ऑटोमेट करेगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि मुझे अपने जर्नल एजेंट को यूज़ करते हुए इस एफटी को डिज़ाइन करना है। अभी मेरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा मैं डायरेक्टली जाके एफटी बनाना शुरू कर दूँ या उसका कोड लिखना शुरू कर दूँ। और ये चीज़ भी पॉसिबल नहीं है कि मैं जाके जर्नल एजेंट को एक प्रॉम्प्ट दूँ और यहाँ से एफटी निकल के आ जाए जो उनकी असल में रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले। अब इसके लिए यहाँ पे क्या होगा
कि मैं स्टेप बाय स्टेप अपने पास प्रोसेस को लेके चलूंगा। सबसे पहले मुझे क्या चीज़ चाहिए, डोमेन नॉलेज, कि यार एक्चुअली में काम होता किस तरह से है। तो मैं जनरल एजेंट को यूज़ करते हुए इस डोमेन नॉलेज को एक्वायर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे सोचना है कि अब जो मेरा कस्टम एजेंट है उसके लिए मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ, क्या एजेंट की हार्डनेस को डिज़ाइन करूँ, यानी कि एलएलएम के राउंड टूल्स क्या होंगे, स्टेट कैसे चलेगी, मेमोरी कैसे चल रही होगी। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं अपने जनरल एजेंट को यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो एक टाइम पे आके पहले मैंने डोमेन को समझा, फिर मैंने देखा भी स्टेट या मेमोरी कैसे होती है, काम किस तरह से हो रहा होता है, जॉब रोल्स मुझे कौन कौन से बनाने हैं, फिर इस सब का डिज़ाइन मेरे पास क्या होगा, फिर इस सब को मैं स्टिच कैसे करूँ अपने पास। तो जनरल एजेंट को यूज़ करते हुए मैं स्टेप बाय स्टेप ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये इंक्यूबेशन है। और इसके दौरान मैं अब अपने कस्टम एजेंट को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया है। और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको अपने पास मैच्योर भी करता जा रहा हूँ हर स्टेज के बाद। तो जनरल एजेंट को यूज़ किया, और उसको यूज़ करते हुए हमने अपने पास अपना जो कस्टम एफटी था या कस्टम एआई एम्प्लॉय था, किसी स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए उसको बना लिया। तो जनरल एजेंट कस्टमाइज नहीं हुआ, उसको यूज़ करते हुए हमने अपने पास एफटी को डिज़ाइन किया। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो हमने ये सीखा कि जुनेद एक बात बताओ हमें, और वानिया, कि ये हमें कस्टम एजेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी है? जनरल एजेंट बना लिया, काम हो रहा है, तो फिर कस्टम एजेंट की क्या जरूरत है? जी। अच्छा मिस, आप बताएंगे पहले। जी। अच्छा, जनरल एजेंट के जब हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं तो जनरल एजेंट में बेसिकली क्या है कि वो कोई आपकी स्पेसिफिक नीश के ऊपर नहीं बना हुआ। आप कोई भी उसको यूज केस देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देगा। अब उसमें होगा ये कि अगर हम कोई चाह रहे हैं कि हमारा एक स्पेसिफिक वर्क फ्लो है या हमारा एक स्पेसिफिक टास्क है, उसी के इर्द गिर्द ये काम करे, तो वो पहली दफा तो कर देगा काम। लेकिन वो डिटर्मिनिस्टिक इस सेंस में नहीं होगा कि पहली दफा शायद वो किसी और तरीके से करे, सेकंड टाइम वो किसी और तरीके से करे, थर्ड टाइम किसी और तरीके से करे। तो इसके मुख्तलिफ जो है हमें डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के कॉस्ट भी, एक तो हमें ये पता है कि कंसिस्टेंट इसका बिहेवियर नहीं है। सेकेंडली के इसकी जो कॉस्ट है वो भी हमें ज्यादा पड़ सकती है। तो अगर हमारे लिए कोई इस तरह का टास्क है जो कि रेपिटेटिव है, तो उसके लिए बेस्ट यही है कि हम कस्टम एजेंट्स की तरफ जाएं और हम उसका एक प्रॉपर वर्क फ्लो डिफाइन कर दें कि ये वर्क फ्लो होने वाला है, और ये इस टास्क के इर्द गिर्द जो है वो ये कस्टम एजेंट जो है वो हमारा बना हुआ है जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का एक जो है वो सोल्यूशन या ऑटोमेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। जबकि जनरल एजेंट बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमें हर तरह का जो काम है, यूज केसेस है, उसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी। अच्छा, जुनेद। मैं मिस की बात में बात ऐड करूंगा, कि देखें जब हम जनरल एजेंट की बात करते हैं ना, तो अब जैसे मैंने अपने पास जब डेमो दिखाया तो मैंने कहा मैं जूनियर जूनियर बना रहा हूँ। तो उस जनरल एजेंट के अराउंड मैंने बहुत सारी चीज़ें की उसको मैच्योर करने के लिए, कि शायद स्पेक ड्रिवन डेवलपमेंट को ऐसे यूज़ करते हैं। अच्छा, जब ट्वीट की प्लानिंग करनी है तो ये काम कर रहे होगे। अच्छा, ये जनरल मेमोरी की फाइल्स हैं, ये जब भी मैं सेशन स्टार्ट करूंगा तो मेमोरी इंजेक्ट होगी, जब टूल कॉल करोगे तो यहाँ से मेमोरी आ रही होगी। यानी कि उसके अराउंड भी बहुत सारी चीज़ें की, उसको क्या करने के लिए, डेलीवेंट रखने के लिए और स्पेशलाइज करने के लिए उस रोल के अंदर। बट स्टिल वो मेरे लिए, अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव के बाद नॉन डिटरमिनिस्टिक भी है। प्रोडक्शन में लेके जाऊंगा तो ब्रेक होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि मेरे पास ऑब्जर्वेबिलिटी उस पॉइंट की यहाँ पे नहीं है, कंट्रोल उस पॉइंट का मेरे पास यहाँ पे नहीं है। जो मेरे पास एक कहते हैं ना एआई फॉर एवरीवन का प्रिंसिपल, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो फिर जहाँ पे मुझे इससे भी ज़्यादा डिटर्मिनिज्म चाहिए, तो उसके लिए फिर हम अपने पास जा रहे होंगे कस्टम एजेंट के ऊपर, जहाँ पे हर चीज़ को मैं अपने पास कंट्रोल कर सकता हूँ। जी सर। अच्छा जी। अब एक सवाल पे हाथ खड़ा हुआ है। जी, अनम्यूट कर लें एडमिन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जनरल एजेंट और स्पेशलिस्ट जो हैं, ये हम्म। वाले दो अलग अलग हैं या जनरल एजेंट स्पेशलिस्ट को कॉल करेगा? और दूसरा सर क्वेश्चन इसको थोड़ा और मैं करता हूँ, ये एक ही मतलब फ्रेमवर्क के अंदर डेवलप होंगे या अलग अलग होंगे और फिर इनकी आपस में ऑर्केस्ट्रेशन होगी? अच्छा देखें, जब हम जनरल एजेंट की बात कर रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताएं कि जो क्लाउड कोड है क्या वो जनरल एजेंट है? अच्छा, आप अनम्यूट हैं एडमिन। सर जनरल सर कह सकते हैं उसको। अच्छा, अब जो क्लाउड का एजेंट है, S3 के जो फ्रेमवर्क एजेंट बनाने वाला, क्या वो भी जनरल एजेंट है?
उसको सर नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा अभी बताएं, जो जेमिनाई CLI है क्या वो भी जनरल एजेंट कह सकते हैं हम उसको? नहीं, उसको भी नहीं कह सकते। अच्छा, कोडिंग एजेंट कह सकते हैं उसको, ये नियर टू जनरल एजेंट? जी सर। अब जो गूगल का ADK है, जो फ्रेमवर्क एजेंट्स बनाने वाला, क्या उसको हम कह सकते हैं जनरल एजेंट? नहीं, उसको स्पेशलिस्ट कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जब हम जनरल एजेंट की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास एक हम्म, प्री बिल्ट एजेंट मौजूद है, पहली चीज़। दूसरी हम्म, चीज़, वो किसी एक डोमेन में लिमिटेड नहीं है कि मैं खाली कोडिंग करूंगा या मैं खाली जाके मार्केटिंग का काम करूंगा। वो हमारे लिए सारे काम कर रहा होता है। अब सारे काम तो कर रहा है, लोकली चलाने के लिए अच्छा भी है, लेकिन वो ब्रेक भी कर सकता है, कहीं पे जाके गलती भी कर सकता है। बट जब सर। हम कंपनी की बात करें, कंपनी के अंदर किसी AI एम्प्लॉय को जाके डिप्लॉय होना है, तो यानी कि उसने किसी ह्यूमन का रोल रिप्लेस किया या उसकी जगह पे आया है, तो उसको सर। ह्यूमन से 10x अच्छा काम हर साइड के ऊपर करना है। डिटर्मिनिज्म भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें भी। तो अब वो चीज़ डायरेक्टली क्लाउड कोड के साथ पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए सर। फिर हम कह रहे हैं, हम अपने पास कस्टम एजेंट बना रहे होंगे। और कस्टम एजेंट डिपेंड करता है, हम जिस मर्जी फ्रेमवर्क में जाके बना लें, हम जिस मर्जी इकोसिस्टम में बना लें, हम पाइथन में बनाएं, टाइपस्क्रिप्ट में बनाएं, वो तो इरेलीवेंट है। अच्छा। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें वहाँ पे कस्टम AI अपना एम्प्लॉय बनाना पड़े, कस्टम या स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए। और वही चीज़ हम अपने पास इंशाल्लाह हैकेथॉन 5 में सब लोग बना रहे होंगे, इंक्लूडिंग मी। और कुछ सवाल? अच्छा, हमने ये कवर कर लिया। अब इसके लिए जरा सा हैकेथॉन 5 भी दिखा दें। तो हमारे पास ये हैकेथॉन 5 है। FTEs की दो हैकेथॉन बन गई हैं। हैकेथॉन 0 भी दिखा दो। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए हैकेथॉन 0 अच्छा काम है। और फिर फुल फ्लेज के लिए आपने हैकेथॉन 5 करनी है। अच्छा, किसी ने आज अपना काम दिखाना है? अच्छा, रुबैया ने हैंड रेज किया। जी जी। जी रुबैया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा हैकाथॉन ज़ीरो कंप्लीट हो गया है प्लेटिनियम टियर तक, तो हाँ मैं वो हाँ, शो करना चाह रही हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त। सर स्क्रीन शो हो रही है? जी आ रही है। सर ये मैंने एक हैकाथॉन बना के ना इसको डिजिटल एफटीज को एक हाँ, सेल्स लीड के तौर पे बनाया है, कि जैसे जो प्रॉब्लम्स होती थी सेल्स लीड की के उनको कस्टमर्स को क्या बजट है और क्या डिसीजंस वगैरह लेने होते थे, तो वो इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे इसमें ये डैशबोर्ड है और यहाँ साइन इन वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से लीड क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें पूरा चैटबॉट आता है, वो क्वेश्चंस वगैरह करेंगे आपसे। हाँ।
इसमें ही क्वेश्चंस आएंगे उनकी कंपनीज के अकॉर्डिंग कि आपकी कंपनीज के कितने बजट्स वगैरह हैं, सब चीज़ें करेंगे तो इसकी ये लीड हो जाएगी कि ये वार्म है, हॉट है या कोल्ड है, इस तरह से इनके ये आ जाएंगे। ये इस तरह से इसकी लीड बन जाएगी। और सर यहाँ से ये इसकी इनवॉइसेस वगैरह भी ओडो जो आपने बोला था उसके लिए वो भी मैंने इम्प्लीमेंट किया है इसके अंदर। हाँ, ज़बरदस्त। और सर ये पेमेंट्स इस तरह से ये इनवॉइसेस के ज़रिए ही फिर हम यहाँ से पेमेंट्स भी कर सकते हैं। और ये जो वीकली सीईओ ब्रीफिंग थी ना, वो भी मैंने हाँ, इसमें इम्प्लीमेंट की है कि इसमें हाँ, इसकी सारी डिटेल्स शो होंगी। हाँ, हाँ। पूरी उसकी डिटेल्स आएंगी इसके अंदर। हम्म, और यहाँ से हम ईमेल भी सेंड कर सकते हैं और व्हाट्सएप करना हो किसी को तो वो भी कर सकते हैं। और इस वीक की जो टोटल समरीज होंगी, जो भी पेमेंट्स वगैरह होंगी, लीड आई हैं, वो सब इधर शो हो जाएंगी। हाँ, सही है। कोई सवालात? अच्छा, ये सेम बात इस बता। तरह इसकी डिटेल्स में। अच्छा तो भाई ये बताएं कि अभी आपने लाइक सब कुछ अपने पास करके दिखाया, तो क्या अगर हम एजेंट को बोले तो खुद भी अपने पास सब कुछ मैनेज कर रहा है आपका एफडी? नो सर, अभी तो ये मैंने मैन्युअली वो किए हैं, सारी लीड्स खुद की हैं। ठीक है, और लाइक क्या वो कर सकते हैं वैसे, या इस साइड पे आपने सोचा है कि हम उसको लाइक एक रिक्वायरमेंट थी है तो उनकी, कि हम उसको खाली लाके टास्क बताएंगे अच्छा ये लीड है, तो इसके लिए अब सब कुछ वो खुद ही अपने पास कर ले ऑटोमेटिकली, उसको ईमेल सेंड करना है और बाकी सारी चीज़ें? यस सर, ईमेल तो वो डायरेक्ट कर रहा है, व्हाट्सएप भी कर रहा है। जब भी लीड बनाते हैं तो वो एक जो है वो ईमेल सेंड करता है इधर ना, वेलकम ईमेल आती है इस तरह से करके। ठीक है। अच्छा मिस वानी, आपका कोई क्वेश्चन? जी। अच्छा रुबैया, ये बताइएगा कि व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन या मैसेजेस के लिए आपने कौन सी अप्रोच यूज की थी? मीन्स मतलब मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, जैसे अभी आप कह रही थी कि व्हाट्सएप पे मैसेजेस जाएंगे या रिसीव होंगे, या जो भी आपकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो मैसेज भेजने के लिए क्या अप्रोच यूज की थी आपने, क्या यूज किया था? लाइक आपने अगर एपीआई कॉल किया तो वो किस तरह से किया था, ये थोड़ा सा बता सकती हैं? असल एक में सेकेंड, हाँ, इसके लिए एमसीपी सर्वर बनाया था मैंने। हम्म। ठीक है। सर, आपका कोई क्वेश्चन है इसके अलावा? मैं ये कह रहा था कि वो एमसीपी सर्वर एपीआई कौन सा यूज कर रहा था? मतलब व्हाट्सएप से कैसे डेटा निकाल रहा है? सर वो सब किया था, अभी जो है ना मुझे बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। अच्छा, कोई मसला नहीं है बेटा, कुछ मसला नहीं है। इंशाल्लाह अगली क्लास में कर दीजिएगा, तैयारी करके आइएगा। सर अगली मेरे हैकाथॉन्स तकरीबन हो गए हैं, थोड़ा बस एक फोर रहता है। हाँ, फिफ्टी हाँ, परसेंट हो गया है वो, तो मैं सैटरडे को सर कासिम को शो करूंगी अपने पांचवा हैकाथॉन्स इंशाल्लाह। ज़बरदस्त बेटा, ज़बरदस्त। तो अगले वेनेसडे को हमें समझा दीजिएगा आप। ठीक ओके, है। थैंक यू सर। थैंक यू। वेल डन। नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट एलिशन म्यूट कर
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मैंने लास्ट मीटिंग में अपना ये प्रोजेक्ट दिखाया था, मैं इसका दूसरा टीयर दिखा रही हूँ। अम, ये मेरा ईमेल्स इनबॉक्स है, इसमें मेरे जीमेल अकाउंट पर जितनी भी ईमेल्स आती हैं वो सब इस इनबॉक्स के अंदर आती हैं। जैसे मेरे पास ये सब ईमेल्स आई हैं, ये सारी इस इनबॉक्स के अंदर आ रही हैं मेरे वीएस कोड पर। और हाँ, ये मेरा पाइथन वॉचर स्क्रिप्ट है, इसमें ये मेरे मेरे जीमेल अकाउंट पे जो भी नई ईमेल आती है, ये वॉचर इसको इनबॉक्स को वॉच कर रहा होता है और परमिशन लेता है जब भी कोई नई ईमेल आती है कि ईमेल को अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ईमेल अप्रूव की थी, ये मेरी यहाँ पे ईमेल मेरी टेक्स्ट फॉर्म में सेव होती है। यहाँ ये ईमेल मेरी मीटिंग स्केड्यूल की ईमेल मेरे पास एक आई थी, इसको मैंने अप्रूव किया था, तो यहाँ पर क्लॉड ने ऑटोमेटिकली इस ईमेल मीटिंग स्केड्यूल की ईमेल को यहाँ पर कंप्लीटेड टास्क में मीटिंग को ऐड कर दिया था, और क्लॉड ने ऑटोमेटिकली जिस ईमेल एड्रेस से ये ईमेल आई थी मेरे जीमेल अकाउंट से ही मीटिंग कंफर्मेशन की ईमेल सेंड कर दी थी। इससे मेरा मेरा क्लाउड ऑटोमेटिकली मेरे जीमेल अकाउंट से अप्रूव मेल्स को देखकर ईमेल सेंड कर देता है और डैशबोर्ड डॉट एमडी की फाइल में भी अपडेट कर देता है। यहाँ पर जबरदस्त। मैं नई ईमेल्स को फैच करके भी दिखाती हूँ। हाँ, इधर से ये जीमेल फैचर स्क्रिप्ट है, यहाँ से ईमेल्स फैच होती हैं और मेरे वॉचर स्क्रिप्ट के ऊपर आती हैं। अभी मेरा एमसीपी सर्वर कनेक्ट नहीं, बाकी मेरा ये प्रोजेक्ट है, इससे क्लॉड मेरे ईमेल्स में जितनी भी आ रही हैं वो सब मैनेज कर रहा है बस। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त जबरदस्त। किसी को कोई सवाल है? थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट। सुहेल अनम्यूट कर लें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। स्क्रीन शेयरिंग अभी नहीं आई। अच्छा, स्क्रीन की ऑप्शन आ रही होगी आपके पास जी सबको। बिल्कुल नीचे आ रही है, मैं करता हूँ। जुनेद भाई बस कंफर्म कर दें जब स्क्रीन आ जाए मेरी। जी ठीक है। तुम करो, नहीं खुला रहने दो, देखो। थोड़ा डिले है शायद। अब शो हो रही है। हो रही है, अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने इस तरह किया था कि ओडू को मैंने कनेक्ट किया था डेस्कटॉप के साथ, क्लॉड डेस्कटॉप।
अच्छा, उसमें एक इम्प्रूवमेंट मैंने इस दफ़ा ये की है कि फ्रंट एंड उसका मैंने नेक्स्ट जेएस में बना दिया है। जिस तरह पोर्टल होता है या उसका आप ई कॉमर्स वेबसाइट कर लें, तो ये बैक एंड पे पूरे का पूरा जो है ना ऑडो लगा हुआ है। ये इसका डेटाबेस है, सारा उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना ये उसमें शो हो रहे हैं। ठीक है। इसमें फंक्शनैलिटी जो है सिर्फ इसकी परचेजिंग की मैंने अभी की है। जिस तरह ऐड टू कार्ट है, कोई भी अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली वो इसमें ओडू में जाके ना उसको क्रिएट कर देगा रिकॉर्ड, और ऑनवर्ड्स जो है ना उसको चलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, अगर मैं नए सिरे से अगर कोई भी यहाँ से ले लेता हूँ और उसको ऐड करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये आपका ऑर्डर नंबर है 76। ठीक है। तो नया यहाँ से ऑर्डर लेते हैं, उसको ऑर्डर शॉप ये है, इसकी मैं पेमेंट करता हूँ। जो ही मैं इसकी पेमेंट करूँगा तो ये रिकॉर्ड जो है ना उसमें ऐड हो जाएगा ऑटो में। एक करते हैं, 42। जुनेद भाई, मेरी आवाज़ आ रही है ना? जी बेटा। ठीक है जी। 2 3 4 0 1 29 1 2 3, ये मैंने पेमेंट कर दी। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पे आप देखें 76 है, और वहाँ पे जो है क्रिएट हो रहा है इसमें, ये देखें अभी ये प्रोसेस कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम इसलिए दे रहा है कि यहाँ से तो ये फारिग हो जाता है, लेकिन बैक एंड पे जो है ना ये उसको अपडेट कर रहा है ओडो को। ये आप उसके लॉग्स वगैरह भी देख सकते हैं। ये देखें, इनवॉइस क्रिएट कर दिया उसने, और इसी तरह जो है वो फ्रंट एंड पे भी चला हुआ है, लगा हुआ है। ये फ्रंट एंड आ गया इसका। तो जो ही ये मुकम्मल होगा तो मैं आपको जो है ना ऑडू का दिखाऊंगा कि इसने किस तरह क्रिएट की है। इस वक्त है 76। अभी देखते हैं यहाँ पे कौन सा उसने क्रिएट किया। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। सॉरी, शायद इंटरनेट का स्लो है शायद, या फिर ये कि जो जूम लगा हुआ है साथ, शायद उसकी वजह से ज़्यादा स्लो हो गया। बन जाना चाहिए इसको। चेकआउट से निकल गया। ओडू में भी उसने अपडेट कर दिया हुआ है, ये देखें। अच्छा सर, ये इसके आप लॉग्स चेक कर सकते हैं। उसने इनवॉइस क्रिएट कर दिया है, उसको पोस्ट भी कर दिया ऑर्डर में, ऑर्डर भी क्रिएट कर दिया उसने, उसको भी पोस्ट कर दिया, कंफर्म भी कर दिया उसने, और उसकी इनवॉइस जो है ना उसको भी कर दिया। ये मैं आपको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह यहाँ पे आ जाना चाहिए 76, और ये भी आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है ना स्क्रीन की वजह से शायद
आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सर, आवाज़ आ रही मेरी? जी जी। अच्छा सर, ये देखें, इसने फ्रंट एंड पे बता दिया है कि 77 ऑर्डर क्रिएट हो गया और उसी तरह उसने सिंक कर दिया ऑडो के साथ। अब यहाँ जाके देख लें, 77 उसने क्रिएट कर दिया। अच्छा, सिर्फ ये क्रिएट नहीं करेगा, इसके आगे 2-3 प्रोसेसेस हैं। ये मैनुअल प्रोसेसेस हैं जो करने पड़ते हैं ऑडो में। इसने ऑटोमेटिकली मुझे करके दे दिए हैं, सेल्स ऑर्डर तक चला गया ये। ठीक है, नंबर 1, क्योंकि ये ऑर्डर कंफर्म हो गया, इसलिए यहाँ पे अगर हम आके वोल्ट में चेक करें तो ये कंफर्म ऑर्डर्स में आना चाहिए। ऑर्डर्स कंफर्म 77। वन थिंग, इसकी मुझे कस्टमर को ईमेल जानी चाहिए कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया है। ये 77 ईमेल आ गई, ऑर्डर आ गया। ठीक है सर। अब जी, अब अगर हम जाएं इस पे, तो यहाँ पे मैंने एक मास्टर क्रिएट करा दिया हुआ उससे। ये एक मिनट, एडमिन एडमिन जो है ये सारा सिंक करेगा ओडो के साथ, और यहाँ पे ये सारा शो करेगा कि कितने पेंडिंग हैं, कितने रेडी टू शिप हैं, और शिप कितने हो गए हैं, डिलीवर कितने हो गए हैं, ये सारे। अब ये 77 उसने रिसेंटली ये किया, इसमें आ गया। ठीक है सर। अब अगर मैं इसको इस यहाँ पे आ जाऊँ क्लाउड डेस्कटॉप पे, तो इसको मैं ये कह देता हूँ कि रेंज डिलीवरी फॉर सेल्स ऑर्डर नंबर S12377। मेरे ख्याल से 77 ही था ना, 77 था। ठीक है सर। ये ऑटो के साथ उसी तरह लगा हुआ है। इसका मतलब इसने कंफर्म कर दिया है। 77 एंड कंफर्म इनवॉइस। शायद मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन ये है कि अगर इसका डिलीवरी ऑर्डर चेक करें, टुडे वाला और कोई शिपमेंट 77, हाँ उसमें 1 मिनट है, उसमें कंफर्म भी होगा, डिलीवर भी होगा। सर मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। $77 confirmed एंड शिप का यहाँ पे रेडी टू शिप पेंडिंग, 77 पेंडिंग है, ये कंफर्म में एक्शन में होगा, रेडी टू शिप। या मैं यहाँ पे लिख दूँ शिप। ये बेटा जबरदस्त है। ठीक है सर। मेरे ख्याल से थोड़ा सा मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ शायद। हाँ कोई बात तो नहीं। उसको अगर मैं यहाँ पे उसको शिप कर दूँ तो ये शिप कर देगा। फिर वहाँ पे जो, बस मैं इतना बता देता हूँ कि हाँ यहाँ पे जब आएंगे ना शिप में, हाँ हाँ। तो मेन चीज़ है शिप में, यहाँ पे एक्शन आ जाएगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, वो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी किया हुआ है मैंने। हाँ, ये जो शिप्ड है ना, यहाँ हाँ, पे उसको ईमेल आ जाएगी, लेकिन डिलीवर उस वक्त होगा जब कस्टमर यहाँ पे कंफर्म को क्लिक करेगा। तो वहाँ पे मेरे पास इंडिकेशन आ जाएगी कि ये कंफर्म हो गया ऑर्डर। ठीक है सर।
तो हम्म, ये जब कंफर्म करने के बाद फिर एक और कंफर्मेशन कस्टमर को ही आएगी कि ये आपका ऑर्डर जो है ना डिलीवर हो गया। फिर ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की है मैंने। जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मोहम्मद अब्दुल्ला अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ अपना। आई रिसेंटली ग्रेजुएट फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। तो इस टाइम मैं अपनी हाउस जॉब कर रहा हूँ, विच इज़ जबरदस्त लाइक है एन यार। इंटर्नशिप बहुत फॉर अच्छा। 1 ईयर। हाँ, तो मैंने एक्चुअली अभी जो चीज़ बनाई है, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क जो कि स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने मेंशन किए थे हैकाथॉन के अंदर। बट हाँ, बस मैंने जो भी बनाया, इट वाज ड्यू टू वाइब कोडिंग, मतलब वाइब कोडिंग से सारा कुछ बनाया है। तो हाँ, बेसिकली इसका रैशनल ये है कि ड्यूरिंग हाउस जॉब अगर आप नाइट ड्यूटी में हैं, अगर आपके पास कोई सीनियर नहीं है फॉर सुपरविजन, आपके पास कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी आ जाती है, सो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ टूल जो कि आपको एक स्ट्रीमलाइन रिस्पॉन्स दे, ताकि आप इमिजिएटली मतलब उस इमरजेंसी को आप मैनेज कर सकें। तो बेसिकली मैंने एक क्लिनिकल टूल बनाया है। इट इज़ नॉट प्योरली एजेंटिक, बट मेरा आगे मतलब प्लान है इसको एजेंटिक करने के लिए। तो इसके बेसिकली दो मैकेनिज्म्स हैं। एक इसका टायर 1 है, विच इज़ ऑफलाइन टूल। बेसिकली ये किताब है, उसको मैंने एज अ रेफरेंस यूज़ किया हुआ है फॉर सर्टन क्लिनिकल सिनेरियोज। जब वो टिपिकल सिनेरियोज आप मतलब मेंशन करेंगे, तो वो बैक एंड से उसी बुक को एज अ रेफरेंस यूज़ करके आपको सारे वो आंसर्स निकाल के दे देगा। कि फॉर जी। एग्जांपल देयर इज़ अ फीमेल 25 ईयर ओल्ड विद बर्निंग menstruation एंड फीवर। एक हम्म, फीमेल है, उसको मतलब यूरिन करते हुए जलन होती है, साथ उसको फीवर भी है। तो उसका उसने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल निकाल के मुझे दे दिया है उस किताब से, कि आपने हम्म, इसको इनिशियली मैनेज किस तरह से करना है। मतलब आपने ये टेस्ट भिजवाने हैं, आपने उसकी ये एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है, और फॉलोअप के लिए आपने मतलब दिस इज द रिक्वायरमेंट कि इन केस अगर ठीक नहीं होता देन यू हैव टू कम बैक अगेन फॉर फॉलोअप। अच्छा, इसका यूआई थोड़ा सा अभी बगी है। ऑल्दो मैंने क्लाउड कोड को और एंटी ग्रेविटी को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल किया, बट फिर भी थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं अभी इसके अंदर। सो इट नीड्स लिटिल बिट ऑफ रिफाइनमेंट। सो अच्छा, इसका जो टायर 2 है उसमें बेसिकली एआई मॉडल यूज़ होता है। अब इसमें मैं अगर कोई सिनेरियो मेंशन करता हूँ जो कि किताब के अंदर नहीं मेंशन, हाँ। मतलब उसका आंसर निकालने की कोशिश करेगा। सो बेसिकली इसका एक डिटर्मिनिस्टिक बैक एंड है, और सेकंड जो है इसका एक हाइब्रिड बैक एंड है। जबरदस्त। सही, थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी लोड करने में, क्योंकि इसका जो मॉडल है एक्चुअली काफ़ी स्लो है। ओलामा का एक्चुअली आई ट्राइड कि मैंने जो सब्सक्रिप्शन ली हुई है क्लाउड कोड की, उसको मैं अगर डायरेक्टली इंटीग्रेट करूँ, बट मुझे ऐसे कोई तरीका मिला नहीं है उसको इंटीग्रेट करने के लिए। आई थिंक ये शायद 5 से 6 मिनट लेता है लोड करने में। ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, हाँ, बेसिकली मैंने ना ऑब्सिडियन के अंदर 2 वॉल्ट्स बनाए थे। एक जो आपके हैकाथॉन के रिक्वायरमेंट के लिए वॉल्ट था, लेकिन हाँ, मैंने इस पे ज़्यादा भी वर्कअप किया नहीं। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई ऑन साइड प्रोजेक्ट। फिर एट द वेरी लास्ट मोमेंट आई डिसाइडेड टू मेक सम चेंजेस, ताकि थोड़ी बहुत आपके जो ब्रॉन्ज टीयर है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। हाँ, अब फॉर एग्जांपल मैं एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ टेक्स्ट एडिटर में, उसमें मैं एक सिनेरियो अगर मेंशन करता हूँ, मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी करके नहीं दिखा रहा बिकॉज इट्स अ लेंथी एंड टीडियस प्रोसेस। तो मैं डॉक्यूमेंट अगर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सॉरी किधर गया, यहाँ पे करता हूँ पेशेंट रिपोर्ट्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिनेरियो अगर मेंशन करता हूँ कि ये पेशेंट है, उसको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो दिस वुड बी रिफ्लेक्टेड इन दिस फोल्डर विच इज़ नीड्स एक्शन इन द एआई एम्प्लॉय वॉल्ट। हम्म, उसकी एक एमडी फाइल ही बना देगा, मार्कडाउन फाइल। फिर मैं अगर टर्मिनल को ओपन करता हूँ, उसमें अगर एक वॉच स्क्रिप्ट पहले से रन कर रही है, तो उसमें ये इजीली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर इट विल रिफ्लेक्ट सम चेंजेस ऑन द वेब एप्लीकेशन विच आई हैव ओपन राइट नाउ।
थोड़ा वेग सा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। एक्चुअली सर प्रॉब्लम इज दैट कि मैं 10 दिन से लगा हूँ इसके पीछे। मैं वाइब कोडिंग भी करता हूँ, मैं स्पेक एमडी भी यूज़ कर रहा हूँ, स्किल्स भी यूज़ कर रहा हूँ। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, वो एक जो विशेष साइकिल होता है ना वाइब कोडिंग का, कि आप मतलब 10 मिनट के टास्क के लिए आप 6 घंटे प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। सो आई एम काइंड ऑफ लॉस्ट एट दिस पॉइंट, समझ नहीं आ रही यहाँ से फिर आगे चीज़ों को कैसे लेके चलूँ। सो वुड बी जुनेद ग्रेटफुल भाई, फॉर जुनेद योर भाई, गाइडेंस एंड फीडबैक। अच्छा, अभी आपने लास्ट में एक बात की कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ आप अपने पास कह रहे हैं कि आप स्पेक्योर एमडी को लेके चल रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पास क्लाउड कोड भी है। अच्छा देखिए, दोनों की दोनों टूल्स हैं। यानी कि हम क्लाउड कोड की बात करें, जनरल एजेंट मेरे पास मौजूद है, तो एक तरह से जूनियर एम्प्लॉय कह लूँ, या हम उसको टूल के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहे, बट ये कह सकते हैं। दूसरी साइड पे आपके पास पैकेट मौजूद है, लेकिन अगर मैंने क्लाउड कोड को ही अच्छी तरीके से नहीं समझा हुआ ना कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कि मैं खाली उसके प्रॉम्प्टिंग तक महदूद हूँ कि मैं उसको प्रॉम्प्ट देता हूँ और एक्सपेक्ट करूँ कि आउटपुट लेकर आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम है। या मैं उसको आके जब प्रॉम्प्ट देता हूँ स्पेक के लिए, तो मैं स्टार्ट में उसको अपनी पूरी रिक्वायरमेंट नहीं बता रहा है, बाद में स्पेक को नहीं देख रहा, या वो जो काम कर रहा है उस काम में से बार बार क्रिटिकल क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा। तो ये चीज़ हमें सीखनी है यहाँ पे, कि जब हम अपने पास यूज़ करें ना क्लाउड कोड को, तो उसका प्लान मोड है, उसके अंदर टास्क मैनेजमेंट के कंप्लीट मॉड्यूल्स हैं क्लाउड कोड के साथ। फिर चाहे हमने साथ में स्पेक प्लस को भी अपने साथ लगाया हुआ है, अगर हमारे प्रोजेक्ट का जो स्कोप था उसकी में रिक्वायरमेंट आ रही है हमारे पास, तो हमें इसके साथ ना ये भी समझना है कि एक्चुअली में क्लाउड कोड काम कर किस तरह से रहा है। अगर मुझे यही नहीं पता कि जो मेरा दोस्त है उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, तो मैं उसे कोई काम किस तरह से करवा सकता हूँ। तो ये कि एक दफ़ा आप क्लाउड कोड के अंदर जाके कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग किस तरह से चल रही होती है, वो सब एजेंट में कैसे डेलीगेशन कर रहा होता है, स्किल को कब इन्वोक कर रहा होता है, इन चीज़ों को एक दफ़ा जाके देख लें। और इसके साथ एक चीज़ और ट्रैक करें कि जब आपने क्लाउड को यूज़ किया तो क्या उसने एक्चुअली में कोई स्किल यूज़ की थी जो आपने उसको बना के दी हुई है, क्या उसने किसी सब एजेंट को यूज़ किया था, या वो बस अपने पास से काम करके लेकर आ रहा है। तो इसकी बेस के ऊपर आप अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं फिर क्लाउड डॉट एम डी के अंदर रूल्स के अंदर जाके, कि मैं उसको अपने मुताबिक अब हार्डनिंग उसकी स्टार्ट करता हूँ कि मेरे लिए एक्चुअल में काम कर रहा हूँ। तो अगर हम उसको एज ए टूल ट्रीट करेंगे, फिर ये प्रॉब्लम स्टिल हमारे पास रहेगी। तो जब हम उस टूल से आगे जाएंगे, ये समझेंगे वो काम किस तरह से करता है, और फिर उसके मुताबिक हम उसको कस्टमाइज करेंगे को, फिर वो हमारे लिए एक्चुअली यूजेबल बनेगा, और वन शॉट में बहुत बेहतरीन काम करके दे रहा होगा। राइट सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैंने आपसे को बात पूछी थी, डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू यूज क्लाउड कोड टर्मिनल साइमल्टेनियसली विद एंटी ग्रेविटी? आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे तो पास तो जो क्लाउड कोड है उसके भी 5 6 7 इंस्टेंस चल जाते हैं साथ में। अगर मुझे ओपन करना हो किसी काम के लिए, तो मैं एंटी ग्रेविटी को भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करें, लेकिन आईडीज तो मैं वैसे बहुत कम ही होता है कि मैं ओपन कर रहा हूँ। तो अगेन ये आपके वर्कफ्लो पर डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें अपनी जगह पे वैल्यूएबल है। सो ये मीन टू से कि मतलब क्लाउड को टर्मिनल से आपने मतलब आर्किटेक्चर बना दिया और उसको मतलब टेस्ट करने के लिए आप एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहे हैं। अच्छा नहीं, क्लाउड कोड ही सारे काम कर रहा है मेरे केस में। मैं एंटी ग्रेविटी बहुत कम ओपन करता हूँ जब भी मुझे आईडी की ज़रूरत पड़ती है, वरना उसके अलावा क्लाउड के पास ही ब्राउज़र है, क्लाउड के पास ब्रोकर सारे के सारे टूल्स हैं। क्लाउड खुद ही अपना काम कंप्लीट करेगा, खुद ही उसको वेरीफाई करेगा, और फिर फाइनल रिजल्ट ला के दिखा रहा होगा कि ये रिक्वायरमेंट थी और ये इसके मुताबिक मैंने फाइनल बना लिया, ये उसकी सारी वेरिफिकेशन है। तो मेरे केस में खाली क्लाउड ही चल रहा होता है टर्मिनल के अंदर। राइट सर। अच्छा सर, मैंने इस जगह अपनी डायरेक्टरी खोली है आपके सामने। एज यू कैन सी कि इसमें मैंने काफ़ी सारी मार्कडाउन फाइल्स मतलब बनवाई हैं एआई से। क्लाउड डॉट एम डी की फाइल बनी, अलग से जेमिनी डॉट एम डी की फाइल है इसमें, बल्कि एक एजेंट डॉट एम डी की फाइल भी अवेलेबल है, मुझे इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रही। बट मैंने जो क्लाउड चैट था उसको मैंने प्रॉपरली पहले सारा कॉन्टेक्स्ट बताया कि आपने मतलब इस तरह से इस चीज़ को आपने बनाना है, और ये प्री रिक्विजिट्स है। तो डिस्पाइट emphasizing all of this, मतलब still, मतलब इट इज़ नॉट अप टू द मार्क द वे आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैं अक्सर यूट्यूब में देखता हूँ क्रिएटर्स जो हैं आजकल, वो वीडियोस बनाते हैं कि मैंने 10 मिनट में ये चीज़ बना दी, मैंने 5 मिनट में मतलब ये एजेंटिक एआई टूल बना दिया। आई मीन, हाउ आर दे एबल टू डू इट सो फ्लॉलेसली विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम? वो बकवास है। 5 मिनट में कोई नहीं बना सकता, अगर आप स्पेसिफिकेशन लिखेंगे टाइम लगेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, अगर आप एआई से ही स्पेसिफिकेशन लिखवाएं तो इज देयर एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट? जुनेद,
नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं अपने पास कैसे स्पेसिफिकेशन लिखना पड़ रहा हूँ, और ये चीज़ सेंस भी नहीं बनाती। तो जब हम क्लाउड कोड की बात करें तो हमने बोला कि वो भी हमारे पास एक जनरल एजेंट है। या हम हैकेथॉन 0 में बात करें, मेरा एआई एम्प्लॉय है। तो फिर अगर मैं उससे नहीं लिख पा रहा और मैं खुद ही मैनुअली जाके लिख रहा हूँ, तो फिर तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ ही कोई नहीं है। तो बिल्कुल आप उसको यूज़ करें सारे के सारे कामों के लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक दफ़ा दोबारा से क्लाउड कोड को जाके देख लें। क्लाउड कोड इट सेल्फ कंटिन्यूसली अपडेट हो रहा है। डेली उसकी 1 से 2 रिलीजेस आ रही होती हैं, कोई ना कोई चीज़ बेटर से बेटर होती जा रही है। फिर तो आपको ये नहीं पता होगा ना एक्चुअल में काम किस तरह से कर रहा है, फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स लाजमी आएंगी। सर अगर अच्छा, आप यहाँ पे क्लाउड, जी जी, अ, सॉरी। एक चीज मैं ऐड करना चाह रही थी कि जो आपकी एग्जाम्पल है ना, वो काफी अच्छी एग्जाम्पल है कि बाकी स्टूडेंट भी लर्न कर सके। असल में जब हम लोग स्पेक किट की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने यही सबसे पहले पॉइंट आउट किया था कि हम लोग स्पेक किट की तरफ मूव क्यों कर रहे हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ी है कि हम स्पेसिफिकेशन पहले लिखें और उसके बाद हम बाकी काम स्टार्ट करें। तो हमने यही चीज सीखी थी उसके अंदर कि जब हम वाइब कोडिंग करते हैं तो मल्टीपल आइट्रेशन के बाद भी हमारा जो गोल होता है वो अचीव नहीं हो पाता, और हम स्टक हो जाते हैं एक लूप के अंदर कि हमें बार बार आइट्रेशन करनी पड़ रही होती है, राइट? जिस तरह की अभी आप बात कर रहे हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा ये है कि आप टोटली इस वक्त जो फॉलो करें वो स्पेक किट को फॉलो करें, उसकी जो प्रॉपर पाइपलाइन है उसको फॉलो करें। और जो भी स्टेप आप करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं तो उसको थॉरली देखें कि क्या जो आपका गोल था, जो आउटकम था, क्या उसी की बेस पे ये चीज लिखी गई है या नहीं लिखी गई। फिर इसी तरह जब आपके स्पेक्स बन रहे हैं, जब आपका प्लान और टास्क बन रहा है, तो आप उसको एक ह्यूमन रिव्यू लाजमी दें कि जो आपका आउटकम है, क्या उसी के ऊपर ये बेस्ड करते हुए इसने ये सारी चीजें बनाई हैं कि नहीं बनाई। तो एट द एंड की जो क्लाउड कोड है वही आपके लिए सारी काम कर रहा होगा, बस आपने ह्यूमन लेवल का रिव्यू देना है कि कहीं आपकी जो आपने जो उसको काम बताया हुआ है वो वेक तो नहीं रह गया। जब आप ये फॉलो कर लेंगे ना अच्छे से, तो आपको किसी और आइट्रेशंस की भी जरूरत नहीं रहनी, तो आपका काम इजीली हो जाएगा। राइट मैम, जी थैंक यू नेक्स्ट। वेरी मच। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है इनसे। जी जी। इन्होंने बताया कि इनका मॉडल ना काफ़ी डिटर्मिनिस्टिक है, तो वो एक ही क्वेरी काइंडली मुझे 2 दफ़ा चला कर दिखा सकते हैं उसके ऊपर, जो उन्होंने अभी वो डाली थी 25 years old वाली। राइट सर। Tier 1 के ऊपर काइंडली। ओके, काइंडली दोबारा रन कीजिएगा इसको। सर आप कह रहे हैं इसको रिफ्रेश करना है? अम, जी, रिफ्रेश करना ज़्यादा बेटर है। राइट सर। अच्छा, तो इसके लिए आप कोई एपीआई की यूज़ कर रहे हैं या फिर आपने कोई मॉडल ट्रेन करवाया हुआ है इसके लिए? नहीं नहीं, एपीआई की नहीं यूज़ किया, बेसिकली मैंने एक रिसोर्स यूज़ किया था। देर इज़ अ फेमस बुक कॉल्ड डॉक्टर ऑन ड्यूटी, ये बहुत सारे हमारे हाउस से इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली सारा प्रोटोकॉल मतलब मेंशन किया हुआ है फॉर कॉमन डिजीजेस जो कि आपको मिलती हैं इन पाकिस्तानी हॉस्पिटल सेटिंग्स। तो उस पीडीएफ को मैंने बेसिकली यहाँ पे अपलोड किया हुआ था अपने ऑब्सिडियन वर्ल्ड के अंदर। एक्चुअली ये लिनक्स की मुझे समझ नहीं आ रही, एक्चुअली आई रिसेंटली ट्रांजिशन फ्रॉम विंडोज टू लिनक्स, तो ओके। हाँ यहाँ पे, हाँ सर ये basically this is the PDF which I use as a main resource for my offline mode. I think offline को ही आप deterministic कहते हैं, right? Correct me if I'm wrong. और ऑफलाइन पीडीएफ से वो किस तरह गेट कर रहा है, लाइक इन सब, इस पूरी बुक को एक्सेस कैसे कर रहा है, और क्या चीज़ उसको लाइक यहाँ पर आपको रिजल्ट शो करवा रही है, क्या मैकेनिज्म यूज़ किया आपने? Actually, honestly speaking, I myself do not know exactly कि इसने किस तरह से किया है। बस मैंने क्लाउड कोड को बस बताया था कि इसका एक ऑफलाइन बैकअप होना चाहिए, मतलब mainly should work on offline as an offline model। इन केस अगर कोई इस तरह का सिनेरियो हो जो कि बुक में आपको इसका आंसर ना मिल रहा हो, उस सिनेरियो में देन यू हैव टू यूज दिस टायर 2 उलामा का जो 5.3 मॉडल है उसको फिर आपने यूज करना है। ओके। अब ना इसको थोड़ा सा आप खुद से लिखने की कोशिश करें, जो आपने पेशेंट प्रेजेंटेशन लिखी है ना, अच्छा इसको खुद जमशेद, लिखें।
अच्छा जमशेद, अभी के लिए हम आगे मूव करते हैं क्योंकि बहुत सारी आगे सबमिशंस भी हैं और टाइम भी कम है। तो ये कि आप सेपरेटली ग्रुप पे मैसेज करके हैकाथॉन पे वहाँ पे डेमो देख सकते हैं इसका। सही। हाउ कैन आई रीच आउट टू हिम इन केस अगर मैंने इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो? अच्छा, आप लोगों के पास मैसेजेस, आप यहाँ पे मैसेजेस में एक दूसरे से कर लें कोऑर्डिनेट, तो हम करते हैं हाँ, नेक्स्ट। ओके 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 सर मैं अपना ईमेल शेयर कर देता हूँ, आप मुझे रीच आउट कर लीजिएगा। ओके, श्योर श्योर। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। जी जी। फिर मोहम्मद अनम्यूट कर लें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी स्क्रीन शेयर शो हो रही है? मोहम्मद। जी, मैंने ये एआई एम्प्लॉय बनाया है जिसमें वो ऑटोमेटिकली स्किल्स को एजेंट स्किल्स को यूज़ करते हुए वो पोस्ट करेगा हमारे उस पे। लिंक्डइन का मैंने 9 AM पे डेली शेड्यूल बनाया हुआ है। बाकी मैंने टेस्टिंग के लिए इससे अभी अभी पोस्ट्स करवाई हैं। ये इसने खुद पोस्ट जनरेट करी हैं। इसमें मैंने सिर्फ इसको बोला है कंटेंट डॉट कोड। सिमिलरली एक्स डॉट कॉम पे और इस पे इंस्टाग्राम पे इसने सेंड करी हैं। इसके अलावा मैंने इसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया है जिसमें मुझे सारे वॉचर्स और प्रोसेसेस मिलेंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलेंडर वॉचर, फाइल सिस्टम वॉचर और ये खुद अपना डैशबोर्ड। इसके अलावा हमारे पास इसी के बारे में वॉल्ट का है एक्सेस। यहाँ पे हम कंटेंट व्यू कर सकते हैं इसी के थ्रू ही। इसके अलावा ये पूरा स्किल्स के अंदर इसके साथ साथ एमसीपी सर्वर्स भी हैं जो कि इसको इस्तेमाल करते हुए सेंड करता है मैसेज। फाइल सिस्टम एमसीपी, इंस्टाग्राम एमसीपी, ऑडो एमसीपी, ये सब हैं इसके अंदर। और ये गिट सिंक हो रहा है। मैंने एक डिजिटल ओशन पे वो लिया है बीएम, जिस पे ये गिट सिंक हो रहा है और वहाँ से जैसे मेरा लोकल ऑफलाइन हो जाता है तो वहाँ पे ये चलता रहता है, और जैसे मेरा लोकल ऑनलाइन आता है तो मेरे पास गिट सिंक के थ्रू यहाँ पे वॉल्ट में मेरे पास चीज़ें आ जाती हैं वहाँ से। और अगर साइमल्टेनियसली दोनों अगर चल रहे होते हैं तो लोकल फर्स्ट है, तो उस वजह से लोकल पे जो चीज़ें हो रही होती हैं वही क्लाउड पे सिंक हो रही होती हैं। अच्छा मोहम्मद, मेरा एक क्वेश्चन है। अभी आपने कहा कि अगर लोकल और क्लाउड दोनों पे एक साथ एक टास्क आ जाए तो लोकल फर्स्ट है, यानी कि लोकल पहले क्लेम करके काम कर लेते हैं। जी तो बिल्कुल। क्या इस टाइम के ऊपर अगर क्लाउड वाले एजेंट ने भी पकड़ लिया कि मैं काम करूं, तो फिर क्या होगा? तो सर वो क्लाउड वाले एजेंट ने अगर पकड़ लिया और यहाँ पे लोकल पे भी चल रहा है तो क्लाउड वाला एजेंट फिर वो रुक जाएगा। अच्छा, हम उसको रोकते कैसे हैं? यानी कि क्या कोई वॉचर उसको जाके बताता है, कोई इवेंट फायर होता है, यानी कि वो तरीका क्या है उसको रोकने का? सर जब हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारे पास जब फाइल्स के सेम नेम क्रिएट होते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली वो कर देता है। एक ऑलरेडी सेंड हो चुका है तो वो दोबारा उसको सेंड नहीं करता। बेस्ट हो गया। नहीं माशाल्लाह यार, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है आपने। और ये भी काफ़ी अच्छी एफर्ट है कि आपने इस तरह से भी सोचा है कि अगर दो डिफरेंट जगहों पे चल रहे हो तो फिर कौन क्लेम कर रहा होगा और कैसे काम कर रहा होगा। तो मिस सानिया, रेहान भी, आप लोगों को कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है वैसे। इनके डेमो से रिलेटेड क्वेश्चन है? जी जी से रिलेटेड। इसलिए हम अच्छा, आपने जो है थोड़ा ये बता सकते हैं कि ट्विटर के जो पोस्ट हैं ट्विटर के साथ किस तरह इंटीग्रेशन की, और फेसबुक के ट्विटर के ट्विटर के साथ साथ, और जी जी। इस तरह इंटीग्रेशन की है कि ये प्ले राइट के थ्रू सेलेक्टर्स ढूंढता है पोस्ट बटन के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर पोस्ट पे क्लिक करूँ तो फिर ये इस सेलेक्टर के बाद इस ये पॉपअप का सेलेक्टर देखेगा। और फिर जब पॉपअप का सेलेक्टर आएगा तो वो इनपुट में ये डायरेक्ट पेस्ट कर देगा जो भी इसने जनरेट किया होगा कंटेंट। और फिर जैसे ये इनेबल होगा, और जैसे ट्विटर है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 280 कैरेक्टर्स की लिमिट है, तो उसके अंदर वो जैसे 280 कैरेक्टर्स हो जाते हैं यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करके सेंड कर देता है। सिमिलरली फेसबुक पे हम अगर आते हैं तो यहाँ पे इस सेलेक्टर पे वो क्लिक करते हैं, इनपुट है, और फिर इससे ये पॉपअप हो जाता है। फिर यहाँ पे वो सिमिलरली यहाँ पे इनपुट पेस्ट कर देता है, पोस्ट बटन फिर क्लिक कर देता है।
ठीक ठीक ठीक। क्योंकि मैंने देखा था तो ट्विटर के लिए जो है ना वो सब्सक्रिप्शन कोई लेनी पड़ती है, उस वजह से मैंने पूछा आपसे। नहीं नहीं, वो सिर्फ सब तब होता है जब आपकी पोस्ट के जो करेक्टर्स है ना वो 280 करेक्टर से ज़्यादा हों। ठीक है, सही है। Sir, I have also the question. इसी के रिलेटेड। जी जी। अच्छा गाइस, अभी टाइम कम है, तो हम ट्राई करते हैं कि हम सबसे पहले, अगर जिन्होंने चेक की हुई असाइनमेंट में से कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है वो कर लें, ताकि मैक्सिमम लोगों को चांस मिल जाए। हम क्वेश्चंस पे गए तो फिर अगेन काफ़ी सारे लोग नेक्स्ट वीक में रोल ओवर हो जाएंगे। ठीक है, बेस्ट हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। हम आज अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, मैंने बेसिकली करंटली जो मेरा सिस्टम है, जीमेल को मैंने अपना ऑटोमेट किया हुआ है और साथ में कैलेंडर इवेंट को। तो मैं चाह रहा था, बेसिकली ये था कि मैं एक्चुअली अपने काम को ऑटोमेट कर सकूं। तो ऑब्सीडियन वॉल्ट है मेरे पास। मैंने जो भी टास्क बनाना होता है तो ड्रॉप का फोल्डर है, ड्रॉप के फोल्डर में अपने टास्क को ड्रॉप करके तो ऑटोमेटिकली मेरे वॉच फाइल सिस्टम वॉचर ट्रिगर करके उसका सजेस्टेड, अगर उसको कुछ भी करना होता है वो इनबॉक्स में डाल देता है, ताकि मैं उसको फिर रिव्यू कर सकूं। तो फिर इसको मैं अप्रूव फोल्डर में लेके चले जाऊंगा तो वो क्लॉड को हैंडल कर लेगा, वो मेरे टास्क परफॉर्म कर लेगा। इसी काम को के लिए करने के लिए मैंने अपने पास एक डैशबोर्ड भी क्रिएट किया हुआ है। करंटली डैशबोर्ड में जब मैंने टास्क बनाना होता है तो टू डूज का अपना एक टास्क फोल्डर है। अगर ड्यू डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए डेट भी सिलेक्ट हो सकता है, टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट फेज में इसको मैं शेड्यूल टास्क भी इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ। तो टास्क जैसे क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद इनबॉक्स के फोल्डर में आता है, ताकि मैं इस टास्क को रिव्यू कर सकूँ। करंटली इधर दो टाइप के टास्क आपको शो हो रहे हैं। एक ये कोलैबोरेशन ऑन एआई है, तो इसका सोर्स बेसिकली ये जीमेल है कि मेरे ईमेल में अगर कोई टास्क आती है तो ये ऑटोमेटिकली जीमेल वॉचर ट्रिगर करके उसके लिए, अगर वो एक ऐसा ईमेल है जो जिसके लिए रिप्लाई करने की ज़रूरत है, तो क्लाउड उसके लिए सजेस्टेड रिप्लाई करके मैं इधर उसको व्यू कर सकता हूँ। मैंने अगर इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट का ऑप्शन है, इसको एडिट करके अप्रूव कर लेंगे तो ये क्लॉट उसको रिप्लाई सेंड कर देगा। दूसरा टाइप का मेरा जो टास्क है बेसिकली, जो कि मैं टू डूज खुद मैन्युअली क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैंने कुछ टास्क परफॉर्म करना है, इवेंट क्रिएट करना है, मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ। तो एक एक मैं मैन्युअली टास्क क्रिएट कर रहा हूँ और एक ऑटोमेटिकली मेरे ईमेल में कोई टास्क आती है तो वो उसको, उसके लिए अगर उसको रिप्लाई ज़रूरत है तो उसका सजेस्टेड रिप्लाई क्लाउड जनरेट करके वो ऐड कर देता है मेरे इनबॉक्स में, ताकि मैं ह्यूमन आके उसको रिव्यू कर ले एक दफ़ा। अगर उसमें वो बिल्कुल एक्यूरेट है तो वो उसको सेंड कर देता है। अभी करंटली जो ये ईमेल से ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है तो इसके पास मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि मैं वीक में कब अवेलेबल होता हूँ मीट्स के लिए। तो उसी हिसाब से इसने उस रिप्लाई सजेस्ट किया है, तो मैं इसको अगर अप्रूव कर लूँगा तो ये उसको रिप्लाई भी सेंड कर देगा। करंटली अभी जब मैंने हैकाथॉन की बात करें तो हैकाथॉन के फेजेस जो बेसिकली कंप्लीट हुए हैं इस हैकाथॉन करने के बाद, तो वो गोल्ड टायर है। तो मेरा नेक्स्ट फेज बेसिकली प्लैटिनम टायर, इसको क्लाउड में डिप्लॉय करना और साथ में अपने सोशल मीडियाज के जो पोस्ट हैं उसको ऑटोमेट करूंगा इंशाल्लाह। जबरदस्त सामान भाई। पेशावर में सर्दी है नहीं है? सर बहुत सर्दी है सर, मैं बेसमेंट में बैठा हूँ अपने रूम में, लेकिन इधर भी मुझे सर्दी लग रही है। जुनेद भाई, लाहौर में कितनी है? सर लाहौर में तो नॉर्मल है। हाँ, ज्यादा नहीं है? नहीं सर। इस्लामाबाद का क्या हाल है? तो बेस सर, जी हमारा। आज कुछ मौसम बेहतर होने लगा था लेकिन फिर सर्दी होगी। अच्छा, सही है सही है हमारा। तो ये अभी, और मैं अपने लास्ट टास्क जैसे डैशबोर्ड में मुझे, मैंने अभी एक टास्क अप्रूव किया तो उसको मैं फेल्ड
फेल टास्क में ले गया है, मुझे काउंट आ गया फेल टास्क। तो जैसे मैं हिस्ट्री देखना चाहता हूँ कि कौन सी टास्क पास हुई है, फेल हुई है, तो ये लास्ट वाली फेल हुई है। तो इसका रिस्पांस अगर मैं देखूँ तो क्लाउड बता रहा है कि आपकी लिमिट रीच हो गई और रिसेट 12 बजे। तो इस हिसाब से अगर मेरा कोई टास्क फेल होता है या सक्सेस होता है, जो क्लाउड का रिस्पांस, तो वो भी मैं देख सकूँ इस डैशबोर्ड में आके। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा अहमद, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है या आपको मैनुअली करना पड़ता है? न्यू टास्क जब ये आता है तो। ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाती है। पेंडिंग एक्शंस वो आपको शो कर रहे हैं जो ह्यूमन रिव्यू के लिए पेंडिंग है इनबॉक्स के फोल्डर में। और जो प्रोसेस कर लेते हैं, तो आज जितने भी प्रोसेस हुए हैं वो शो कर रहे हैं। और जैसे ही उसको मैं अप्रूव हमाद भाई एकदम कट गए। अगर मैं क्लोज भी करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली लाइव आपको वो शो कर देगा। सही है बेटा। बेसिकली 5 5 सेकंड के इंटरवल मैंने रखा हुआ है इसमें। और लेकिन इसके भी आर्किटेक्चर को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए मैंने ऐसा काम किया, अगर मैं दूसरे टैब में आता हूँ तो इस केस में मुझे वो मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं। तो बैकग्राउंड में मेरा वो मॉनिटर क्लोज होता है। जब भी मैं डैशबोर्ड के उसमें आऊँगा तब वो मॉनिटर 5 सेकंड वाला शुरू स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी फाइल मेरे जितने भी ईमेल वॉचर्स हैं वो सब इवेंट ड्रिवन बेस है। जी सर। सही है। माशाल्लाह बेस्ट हो गया हमारा, काफ़ी अच्छी एफर्ट है आपकी यार। नेक्स्ट वीक डिप्लॉय करो आप, फिर देख लेंगे डिप्लॉयमेंट पे कैसे चल रहा है इवेंट्स के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा नेक्स्ट है मियां हनान। अस्सलाम वालेकुम। सर मैंने बस क्वेश्चन ही पूछना था। तब जो है वो लाइक के जो क्लाउड कोड है, क्लाउड कोड हम यूज़ ज़रूर करते हैं और उसका $20 वाला प्लान भी लिया, बट वो विद इन आवर जो है वो उसकी लिमिट कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड जो उसकी वीकली भी जो है वो विद इन 5 डेज ही कंप्लीट हो गई। तो इसका कोई सोल्यूशन के हम इसे कैसे ठीक से यूज़ कर सकते हैं ताकि इसकी लिमिट्स जो हैं वो ना कंप्लीट और हम इसे फ्लॉलेसली यूज़ कर सकें। थैंक यू। अ, अच्छा यार, इसका जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है ना, वो हमारे पास है बहुत अच्छे चाइनीज मॉडल्स जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और वो बाय डिफॉल्ट जो एंट्रोपी की कॉम्पेटिबल एपीआईज है ना, वही ऑफर कर रहे हैं। तो उनमें से आप किसी को भी देख लो अपने पास, जैसे जेएलएम की सब्सक्रिप्शन है, जेएलएम 4.7 बेंचमार्क से बहुत ऊपर है। उसके बाद किमी के 2.5 का लॉन्च हुआ था, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। डीप सी की अभी भी प्राइसिंग अच्छी है, एपीआई भी compatible है क्लाउड कोड के साथ। और उनकी भी रिलीज एक्सपेक्टेड है फरवरी के अंदर। तो तीनों में से किसी भी एक को देख लो, उसको ट्राई कर लो, उनकी लिमिट्स भी इससे ज़्यादा होंगी। और इतने ही पैसों में आप इससे 4 गुना से लेकर 10 गुना तक काम आसानी से कर सकते हो, $10 से $20 में। ओके थैंक यू सर। क्या ये कहीं लिस्ट मिल सकती है इनकी, क्योंकि या फिर ये रिकॉर्डिंग, ताकि फिर वो हम सर्च कर लें वो मॉडल्स जो आपने बताए अभी। बेटा इस वक्त ना चैप्टर 1 में ना, सॉरी चैप्टर 3 में हम्म। वो लेटेस्ट अपडेट हुआ हुआ है। चैप्टर 3 में जाके चेक कर लो बुक में। चलें, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी अब्दुल्ला। अब्दुल्ला हमारे लास्ट होंगे जी आज के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अब्दुल्ला शेख है और मैं अभी फर्स्ट ईयर भी कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके साथ साथ हेल्थ भी कर रहा हूँ। तो अच्छा सर, मुझे ये अपना प्रोजेक्ट दिखाना था। आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ, 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 सही जी। एक सेकंड सर, स्क्रीन शो। अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। एक सेकंड सर, मेरा क्लाउड हो गया। सर हो रही है? हाँ, हाँ, आप हो रही है। जी सर, मैंने ये अपना ये डिजिटल एफटी बनाया था। तो हम्म। इस डिजिटल एफटी में मैंने क्या किया था कि सबसे पहले तो आपने प्ले राइट का उसमें जिक्र किया था
डॉक्यूमेंटेशन में। तो मैंने पढ़ा था उसका, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या नाम है इसका, अल्लाह भला करे, इसमें हमारे पास जब हम उसमें जाएंगे, प्रोडक्शन वाइज जाएंगे और क्या नाम है क्लाइंट्स को बना के देंगे, तो फिर हम किस तरीके से करेंगे। तो फिर मैंने उसमें सर्च वगैरह किया था, तो उसमें मुझे मिला था यूनिपल, जो यूनिपल की एपीआई मिली थी मुझे। तो मैंने उस हिसाब उसको इस्तेमाल करते हुए इसमें मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप का फीचर भी डाला था कि जब भी वही व्हाट्सएप का मैसेज करता था, तो वो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से पूरी की पूरी व्हाट्सएप के मैसेजेस को मेरा पढ़ता था। और क्या नाम है, और उसके बाद मुझे जो अभी मैंने एमसीपी सर्वर कनेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए मुझे उसी के नीचे रिस्पॉन्स लिख के दे देता था। अब फिर उसके बाद जब फिर और फिर मैंने जो जीमेल की एपीआई को कनेक्ट किया हुआ था, जैसे ही मेरे पास कोई जीमेल आती थी, वो मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे टास्क लिख सकता था। जब मैंने टास्क लिखा गया सेंड ईमेल टू अब्दुल्ला कामरान, तो इधर लिखा गया था टास्क टास्क टू सेंड एन ईमेल, मतलब फिर पूरे का पूरा ये रिस्पॉन्स मुझे जनरेट करके दे रहा है मेरे टास्क के भी। जो फाइल सिस्टम का हमारे पास हैंड वॉचर और ऑर्केस्ट्रेटर के साथ काम कर रहा है। उसके अलावा जो कॉम्प्लेक्स टास्क हो रहे थे उनके साथ, उनके लिए प्लान्स भी बना रहा था, जैसे प्लान व्हाट्सएप के लिए प्लान्स बना रहा था, जीमेल्स के लिए प्लान बना रहा था। तो मैंने इसमें से काफ़ी मैसेज डिलीट भी कर दिए और उसके बाद अप्रूवल्स के लिए भी दे रहा है चीज़ों को। और जहाँ तक की बात रह गई आपके पास डेस्कटॉप पे, मतलब फॉर एग्जांपल एक डैशबोर्ड बनाने की, तो वो मैं इंशाल्लाह उसको भी इंटीग्रेट करूंगा इसके साथ साथ। और उसके बाद अभी मुझे पता चला कि यूनिपल जब मेरा ख़त्म होने वाला था, लास्ट डे चल रहा था, कि उसकी 49 यूरोस की पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है। तो फिर मैंने रिसर्च करी तो उसमें पता चला कि जो आप व्हाट्सएप, जो आपके पास मेटा फॉर डेवलपर्स है, उसमें आप व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। या क्या कहा आपने लास्ट में? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने फिर उसके जब मुझे पता चला कि यूनिपेल की 49 यूरोस पर मंथ की हाँ। सब्सक्रिप्शन है, तो फिर मैंने दोबारा और रिसर्च करी कि इसके बारे में कि और क्या बेहतर तरीका हो सकता है। तो फिर मुझे पता चला कि मेटा फॉर डेवलपर्स एक आपके पास प्लेटफॉर्म है। आप उसमें हाँ। जाके उसमें जाके आप एपीआई वगैरह लेके कर सकते हाँ। हैं। हाँ, सही है, जबरदस्त। सर इसको लेके मुझे थोड़ा फ्यूचर के ऊपर था कि अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम प्ले राइट पे इस्तेमाल करते हैं इसको, तो प्ले राइट जो जब हम इस्तेमाल करेंगे तो यूज़र को फिर तो उसके बाद अपना फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के लिए क्यूआर कोड देना पड़ेगा। तो ये बेहतर है कि क्या नाम है, हम ईमेल को, हम एपीआई को इस्तेमाल करें। जुनेद। अच्छा देखें, जो ऑफिशियल एपीआई है ना वो हमेशा प्रेफरेबल होती है। तो हम जब भी कोई चीज़ बना रहे हैं ना, तो पहली जो चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि मैं ऑफिशियल पे जाके उसी के थ्रू काम कर लूँ। लेकिन अगर कहीं पे आके हमें ब्लॉकर मिल रहा है कि ऑफिशियल एपीआई पेड है, या उसकी एसेस नहीं मिल रही, या उसके लिए कंपनी की ज़रूरत है, कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम, तो फिर वहाँ पे हमारे पास वर्क अराउंड मौजूद है। जैसे हम ट्विटर की बात करें तो वहाँ पे हम पेड एपीआई पे जाए नहीं जा रहे अभी, क्योंकि वो 100 से स्टार्ट होती है। फ्री पे आते हैं तो खाली 50 अलाउड है या 100 पोस्ट। तो उस केस में फिर ज़्यादा सूटेबल है कि हम प्ले राइट को यूज़ कर लें और उसकी हेडलेस एक्सटेंशन को। लेकिन व्हाट्सएप के केस में जैसे आपने बोला कि मेटा के थ्रू में मिल रही है, तो फिर हम ऑफिशियल पे चलते हैं। अच्छा सर, और मेरी ये भी पूछना था कि अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो जो हमारे टीचर्स वगैरह हमें पढ़ा रहे हैं, तो मैंने अपने टीचर्स वगैरह से इसी तरह एआई के बारे में, चीज़ों के बारे में पूछा। तो उसमें मुझे मतलब तकरीबन हाफ हाफ 50-50% मिले कि क्या नाम है, अब आपको पता है वो इतना इंटीग्रेटेड नहीं है पाकिस्तान में, कि आपको फिलहाल ज़्यादा फोकस एजेंटिक एआई पे करना चाहिए, और 50% कहते हैं कि भाई अभी जैसे एआई वगैरह चल रहा है तो एम्प्लॉयज़ आपके पास रिप्लेस हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने इंटर पे ज़्यादा फोकस कीजिए और इंटर उसके बाद जाके आप इन चीज़ों में हिस्सा लीजिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे मुझ जैसे यूथ है जो 8 से लेकर 12 के बीच में, जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए इस टाइम पे? बेटा, जब इम्तहान हो रहे हो फिर तो इम्तहान पे फोकस करना चाहिए, आपके नंबर सही आए। मगर जी अगर आप पूरे साल पढ़ रहे हो तो फिर तो बात ही क्या है। वो तो जी अगर आप सर बिल्कुल। साल के शुरू में अगर 2 महीने भी लगा दें तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। मगर हम लगाते नहीं हैं। तो इम्तहान से करीब तो 2 महीने पहले जितने भी आप शुरू करते हैं वो तो आप फोकस किया करें, और बाकी टाइम फिर एजेंट्स पे लगाएं। सही है सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। सबने खाना वाना भी खाना होगा, मुझे लग रहा है जुनेद को भूख भी लगी है। तो हमाद भाई भी पेशावर में चरसी टिक्का खाएंगे। तो हम बाकी जो लोग हैं उनको अगले हफ्ते इंशाल्लाह वेनेसडे को 10 बजे मुलाकात रहेगी। थैंक यू सो मच।